ड्रामा की स्टार्ट में हम हेवन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक फेरी से कहा जाता है कि तुम्हें अब मॉर्टल वर्ल्ड जाना है। वहां पर ग्रेट लव ऑफ ह्यूमैनिटी का एक्सपीरियंस लेना है। उसके बाद ही तुम यहाँ पर वापस आ सकते हो। तुम अभी के लिए एक ब्लेस्ड स्टार हो। क्यूट सी बच्ची का नाम ली सुनिंग होता है। ली सुनिंग अपने भाई के साथ खेल रही होती है, लेकिन उसकी स्टेप मॉम आकर उसको मारने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की। कहती है प्लीज आंट मुझे मत मारो ना, मत मारो ना, मैंने 3 दिनों से खाना नहीं खाया है और आप मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं, मैं तो घर का सारा काम करती हूँ। कहती घर का सारा काम करती हो ना, तो चलो। उसे स्टोर रूम में छोड़ देती है। कहती यहीं पड़ी रहो और सड़ती रहो। वो चुपचाप बेचारी बैठ जाती है। कहती है मेरे पास इसके अलावा रास्ता भी कौन सा है। तभी उसे कुछ एहसास होता है कि उसके फादर बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है। कहती है मदर दरवाजा खोलो, फादर बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। उसकी मदर आती है। कहती चैन से सोने भी नहीं देती। यहाँ पर लिसनिंग कहती है कि मदर प्लीज फादर को बचा लो, फादर डेंजर में है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक आदमी आता है और बताता है कि जनरल की डेथ बैटल में हो गई है। तो इस पर लिसनिंग को तेज तेज से रोने लगती है। कहती देखा मैंने तो पहले ही कहा था ना कि फादर मुसीबत में है। कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब तुम्हारे फादर ही यहाँ पे नहीं है तो निकलो यहाँ से, तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इसे बैकयार्ड में ले जाकर जला दो, वो भी जिंदा, किसी को कानो कान खबर भी ना होने पाए। जैसे वो आदमी उसको छूने चलता है तो एक बहुत तेज से लाइट चमकती है। कहता है लगता है मैंने घोष देख लिया, लेकिन फिर उठा लेता है, लकड़ियां जला देता है। पूरे राज्य में खबर फैल जाती है कि जनरल की डेथ हो चुकी है। जो दूसरे जनरल बाय यूनफिंग होते हैं वो जीत कर वापस आ चुके हैं। यहाँ पर सब उनका बहुत जोरदार स्वागत कर रहे होते हैं कि कंट्री के लिए किसी ने बहुत अच्छा काम किया है। पीछे से हम देखते हैं कि दूसरे मंत्री होते हैं जो असल में बहुत ही ज्यादा बाय यूनफिंग से नफरत करते थे। उन्हें बिल्कुल भी बाय यूनफिंग पसंद नहीं था कि बैटल में जीत कर ये अचीवमेंट इसे मिलेगी। उसका सैनिक बोलता है कि देखो देखो लाइमलाइट में आ गया, अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझता है। लेकिन सबसे पहले जाते हैं वो जनरल के घर। कहते हैं कि ये बताइए कि उनकी बेटी कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। कहती है वो बेटी। कहते हाँ, क्योंकि जनरल ने मरते टाइम कहा था कि मैं किसी का ख्याल रखूं या ना रखूं, लेकिन उनकी बेटी को मुझे गोद लेना है। अब से वो मेरे पास रहेगी। मैं लास्ट टाइम पे उनकी बातों को नहीं भूल सकता। उन्होंने मेरे ही जान बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। कम से कम मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। बताइए ना उनकी बेटी कहाँ पर है। कहती बदतमीज कहेगी, मरने की कगार पर है, लेकिन लग तो देखो भला इसका। कहती जनरल भाई मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ पर है, इधर उधर खेलती रहती है। वैसे भी जब से पैदा हुई ना किसी चुड़ैल से कम नहीं है। वो यहाँ पर कभी भी लक लेकर नहीं आई और यहाँ से जा चुकी है। मुझे नहीं पता कहाँ पर मर रही है। तभी उसका बेटा आता है। कहता है अरे मदर, लिस्टनिंग तो बैकयार्ड में है ना, उसे जो है आग में जलाया जा रहा है। कहती चुप बैठो, तुम ये क्या बोल रहे हो। जनरल भाई तुरंत ही पीछे जा रहे होते हैं तो आदमी रोकने की कोशिश करता है। जनरल भाई उसे मार देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। इधर लगातार वो रो रही होती है कि फादर मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत मरते टाइम भी मुझे आपकी याद आ रही है, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जनरल भाई कहते चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। तुरंत ही उसे उठा लेते हैं और लेकर आते हैं। कहते तुम सबसे तो मैं बाद में स्कोर सेटल डाउन करूंगा, अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे ही वहां से जाने लगते हैं तो मन में सोचती है अच्छा है मर ही जाए, वहां तक जाते जाते जिंदा ही ना बचे। देखते हैं लिसनिंग लेटी होती तभी उसको होश आता है। तो जो जनरल की वाइफ होती है कहती बेटा उठ जाओ ना, तुम ठीक तो हो ना। वहां पर इस देख कर वो कहती है कि तुम रहने दो, मैं खिला दूंगी छोटे बच्चों को, तुम क्या खिलाना चाहते हो, वैसे भी तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है। वो खाती रहती है पॉलिश और बड़े ध्यान से देखा करती है। कहती है पहली बार मुझे ऐसा कोई मिला है जो मेरी केयर कर रहा है। उसे इतनी भूख लगी होती है कि छीन कर खुद ही खाने लगती है। मिसेज भाई कहते हैं कि कितनी प्यारी बच्ची है, लगता है कि इसे बहुत कम खाने को दिया जाता था। जनरल कहते हैं रोने की क्या जरूरत है, ये मेंशन तुम्हारा है, तुम्हारा जो मन करे यहाँ पर करो करो। लेकिन वो तुरंत ही नील डाउन हो जाती है, ग्रीट करने लगती है। कहती है कि मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा और आप लोग जो कुछ भी कहेंगे ना मैं वो सब कुछ करूंगी। आखिर मुझे रीपे भी तो करना है और अंकल आपका हाथ भी सही कर दूंगी। और यहाँ पर जनरल भाई नोटिस करते हैं कि उनका हाथ ठीक हो चुका है। कहते हैं अरे तुम तो मेरे लिए लक लेकर आई हो, ऐसे कैसे तुमसे कोई काम करवाऊंगा। मिसेज भाई कहते हैं अरे मेरी भी तो कोई सुन लो। वो पूरा यार्ड उसे दिखाने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन जनरल कहते हैं देखो कितना हरा भरा गार्डन है मेरा, लेकिन असल में गार्डन पूरा सूख चुका होता है। जनरल भाई कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, जब से हम लोग यहाँ पर रहने आए ना कोई ग्रीनरी ही नहीं है। कहती कोई बात नहीं मैं इसे ग्रीन कर देती हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेंज तो है। कहती उतारो ना मुझे, और सामने देखती है और उसकी पावर से ना पूरे के पूरे पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, नीचे रखे हुए पेड़ सारे ग्रीन हो जाते हैं। जनरल भाई और मिसेज भाई को यकीन नहीं होता है कि ये क्या हो गया सच में। ये बच्ची हमारे लिए इतनी लकी है, सालों से यहाँ पर एक भी फूल नहीं निकला। कहती देखो तो ये कौवा भी अचानक से बोलने लगा जो कभी नहीं बोलता था, लगता है मैं सपना देख रही हूँ। तो
जनरल को हाथ पे काटती है, कहती है अरे नहीं सपना नहीं सच है। वहां पर जनरल तो बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छी बात है, लेकिन तभी एक ब्लैक एनर्जी ली सुनिंग को दिखाई पड़ती है। असल में मिनिस्टर ने उसके घर पर छोड़ रखा था ताकि उसके घर में हमेशा ही निगेटिविटी बनी रहे, लेकिन आज वो निगेटिविटी चली गई थी। इस पर मंत्री कहते हैं कि ऐसे कैसे, मैं सालों से उस स्पेल का यूज कर रहा हूँ, आज उसे किसने तोड़ दिया। तब वो बताता है कि वो स्पेल एक छोटी सी बच्ची ने तोड़ा है। कहते कौन सी बच्ची, मुझे मिलाओ तो। उसका नाम सुनिंज है, वो बहुत ही स्ट्रेंज है और उसके पास पावर भी बहुत है। कहते पावर, पावर है तो क्या तुम उसे मार नहीं सकते हो, सबसे पहले उसे जाकर मारो। इधर हम सो निंजू को देखते हैं जिसको सांसें ही नहीं आ रही होती। कहती है ऐसी बैड फीलिंग मुझे क्यों आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। कहती फादर ये सब लोग क्या कर रहे हैं। कहते हैं क्योंकि ये सब बाहर रहते हैं, इन्हें खाने को नहीं मिलता है ना, तो मैं इनके लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। जितने भी लोग होते हैं वो जनरल को धन्यवाद बोल रहे होते हैं कि आपने हम लोगों को पॉरिश दी है। कहते ठीक है ऐसे खाइए, भूखे पेट मत रहिए। सुनिंज कहती फादर आप कितने अच्छे हैं और कितने दयालु भी हैं, इसी वजह से तो आप सबके हीरो हैं और आपको सब प्यार भी करते हैं। कहते हैं हाँ हाँ ठीक है चलो, अब मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, पढ़ना लिखाना और भी चीजें। लेकिन तभी जो पॉलिश बना रहे थे बताते हैं कि आपके यहाँ का अनाज खत्म होने वाला है और अभी तक आया भी नहीं है, तो बताओ हम इन लोगों को क्या खिलाएंगे। बाकी मिसेज बई ने सारा अनाज दे दिया था। यहाँ पर निंज को भी भूख लग रही होती है। जनरल कहते हैं कि चलो तुम्हारे लिए तो मैं खाने का इंतजाम करूंगा, ये चिंता मत करो, तुम भूखी नहीं रहोगे यहाँ पर। कहती है ठीक है फादर। निंज भी कहती है वाह कोई भी अनाज नहीं है, तो वो अपनी पावर के जरिए ना वहाँ पूरे राइस भर कर जाती है। कहती है कि अब मेरे फादर देखकर खुश हो जाएंगे। जैसे ही जनरल आते कहते ये राइस कहाँ पर से आए, इसमें तो राइस थे ही नहीं। कहती है मुझे भी नहीं पता, मैं भी तो आई बस इसमें राइस आ गए। जनरल जितने भी गरीब लोग होते हैं ना उनको पॉरिश दे रहे होते हैं और इन सब में मदद कर रही होती है ली सुनिंग। कहते हैं जनरल तुम तो बहुत अच्छी हो, और उसकी स्टेप मदर की हालत अभी बहुत खराब हो चुकी होती है, एकदम गरीबों जैसी, महल बेच दिया था और सड़क पर आ गई थी। कहती है अब तो खाने को भी नहीं मिल रहा है, ये चावल की महक कहाँ से आ रही है। इस पर उसका बेटा बोलता है कि मदर चलो ना कहीं पर, हमको लग रहा है चावल मिल रहा है, हम लोग भी चलते हैं। कहती है सिर्फ सुनिंज की वजह से हुआ, घर छोड़कर गई और मैं भिखारी बन गई। उसका बेटा कहता है देखो देखो सुनिंज खड़ी है। कहती है आज मैं इससे सब कुछ छीन कर ही रहूंगी। जाकर धक्का दे देती है तो जनरल उसे मार देते हैं बहुत तेज से पैर कि स्कोर तो सेटल डाउन करना ही था। जितने भी लोग वहां पर आ जाते हैं कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी छोटी सी बच्ची को मारने की। सब बहुत बुरी तरीके से उस लेडी को मारते हैं। जनरल कहते हैं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। कहती है ठीक है फादर मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। लेकिन दूर से उसकी स्टेप मॉम चिल्ला रही होती है कि जिस दिन मिली ना गला पकड़ कर दबा दूंगी तुम्हारा। इधर हम देखते हैं कि जंगल आ गई होती है। मिसेज बई कहती है कि ये इतनी ज्यादा चीजें यहाँ पर है, लेकिन हम लोगों को कोई कीमती चीज क्यों नहीं मिलती है। तभी वहां पर हनी कॉम्ब आकर गिर जाता है। कहती है वाह वाह वंडरफुल, चलो ना हम लोग इससे बहुत अच्छी चीजें बनाएंगे और हनी वाटर भी पियेंगे। कहती है हाँ हाँ चलो चलते हैं, वैसे भी हम लोग आज के लिए तो लकी हैं। घर आकर मिसेज बाई सबसे पहले हनी वाटर बनाती है। कहती है तुम पी लो, और बड़े प्यार से उसको देख रही होती है। जनरल भाई कहते हैं क्या हुआ, हनी कॉम्ब का बहुत अच्छा फायदा उठाया जा रहा है। कहती है हाँ फादर आप भी पी लो। इधर हम देखते हैं कि वो हनी वाटर सबको बांटा भी जा रहा होता है, लेकिन जो उसकी स्टेप मॉम होती है ना बहुत दुष्ट होती है, वो मंत्री से मिल चुकी होती है। मंत्री ने इसे एक पॉइजन दिया था, जाकर उसके खाने में मिला देना या कुछ भी दे उसमें मिला देना, उसके बाद सबको इतना पेन होगा ना कि उस जनरल भाई से सब नफरत करने लगेंगे। कहती है अब तुम्हारे गिनती के दिन बचे हैं, तो मर जाओगी। हनी वाटर लास्ट में अब वो जनरल भाई को ला कर देती है कि फादर आप भी पी लो ना, ये बहुत स्वीट है। कहते हैं नहीं मुझे जरूरत नहीं है, बाकी जितने गरीब लोग हैं उनको दे आओ। कहती मैंने सबको दे दिया है, जो बचा है अब मैं वो लेकर आई हूँ। कहते तुम कितनी प्यारी हो, मना कैसे कर सकता हूँ, तुरंत ही पी लेते हैं। कहती मैं आपको फादर ही बोलूंगी। कहते हैं हाँ ठीक है। इधर हम देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता है ना लोगों को वहाँ बहुत ही ज्यादा पेट में दर्द होने लगता है। सब कहते हैं जनरल लगता है कि कुछ हम लोगों को हो गया है, हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि ये दर्द अब हम लोगों से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। जनरल इधर बैठे होते हैं, तभी मिसेज भाई कहती क्या हो गया है लोगों को। जनरल भाई कहते पता नहीं लोगों को बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है। अब जनरल को भी पेट में सेम दर्द होने लगता है, मुंह से ब्लड निकलने लगता है, वो बेहोश हो जाते हैं। निंजा कहती ये क्या हो गया फादर, मैंने तो सबको हनी वाटर दिया था, लेकिन हनी वाटर की जगह ये पॉइजन में कैसे बदल गया। फिजिशियन कहते हैं कि अगर इन्हें 100 ईयर्स स्पिरिट जो है मशरूम मिल जाएगा तभी इनको बचाया जा सकता है, अदरवाइज इन्हें नहीं बचाया जा सकता है, और वो मशरूम मिलना थोड़ा मुश्किल भी है। अगर आप लोग इंतजाम कर पाओ तो ठीक। मिसेस भाई कहती है कि बताओ ना अब हम लोग क्या करें। कहती है कि चिंता मत करो मदर, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। वो उसको गले से लगा लेती है। इधर हम देखते हैं कि सारी रात वो मेडिसिन बनाया करती है, लेकिन
बेचारी को समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ से लाए उसका तोड़, ताकि वो अपने फादर को सही कर सके। बनाते-बनाते मेडिसिन वो कब सो जाती है उसको पता ही नहीं चलता। सुबह होती है तो वो अचानक से उसका हाथ कट जाता है। हाथ कटते ही जो ब्लड नीचे गिरता है उसका वो 100 ईयर्स मशरूम बन जाता है। कहती है वाह, मेरे खून में तो जादू है, मतलब मेरे खून से ही मशरूम बन जा रहा है, ये तो अच्छी बात है ना। वो उसके अंदर डाल देती है, कहती है कि अभी देखना ये मेडिसिन बन जाएगी। वो फिर से अपना सोचती है कि हाथ कट करके देखूं क्या, मेरे ब्लड से ही तो आखिर मशरूम बन रहा है। कहती है अमेजिंग अमेजिंग, मतलब मैं सबको क्योर कर सकती हूँ। वो अपना हाथ काटती है और वहां पर खूब सारा ब्लड गिराती है तो बहुत सारे मशरूम भी आ जाते हैं। दूंगी जाती है, कहती है फादर आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, क्योंकि मैंने क्योर तो ढूंढ लिया है। कहते क्या किया है तुमने, मुझे बताओ ना। यहाँ पर उसकी मदर कहती तुम्हारा ये हाथ कैसे कटा। कहती कुछ नहीं, वो मैं डर गई थी ना और अचानक से मेरा हाथ कट गया। इधर उसकी स्टेप मॉम आती है और सब कुछ सुन लेती हैं कि मैं माउंटेन गई थी, मुझे वहां पर ये मशरूम मिला, ये ट्रेजर है और इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो मशरूम भी देती है खाने के लिए, आप खा लो ना फादर। कहते हैं लेकिन ये रेयर है, बताओ ना मेरी बच्ची ये कहाँ से मिला। कहती मैं बस आपको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। वो जान जाती है कि बाहर से स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है, मतलब उसकी स्टेप मॉम खड़ी हुई है। वापस आकर वो मंत्री को बताती है कि आपका जो भी आइडिया था वो फेल हो चुका है। कहते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो एक रेयर टीचर है इस वर्ल्ड में, शायद ही किसी के पास हो। जाकर पता लगाओ कि आखिर ये जर्नल मेंशन में ये चीज आई कहाँ से। अगर मुझे उस चीज का राज पता चल गया ना तो मैं उसका यूज कर सकता हूँ और इस दुनिया का सबसे पावरफुल पर्सन बन सकता हूँ। धीरे धीरे वो बीमारी पूरी कंट्री में फैल गई थी। सब कहते बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। ने बहुत लोगों को बचा लिया लेकिन अब एक भी मशरूम नहीं बचे हैं। ये चाल होती है जो मंत्री की, सबको बीमार कर दो और जब वो मशरूम ही नहीं बचेंगे तो वो दोबारा मशरूम लेने के लिए तो जाएगा ही। इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि आखिर वो मशरूम कहाँ से ला रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे होते हैं कि जनरल भाई हम लोगों की मदद कर दीजिए, प्लीज वो मशरूम ले आइए। सब कहते हैं अगर मशरूम नहीं आया तो हम लोग मर जाएंगे, क्या आप चाहते हैं कि हम लोग मर जाएं। ऊपर से स्टेप मॉम और मंत्री हंस रहे होते हैं। सुनील जो होती है ना अपना हाथ काट देती है, कहती मेरा हाथ तो सही हो जाएगा लेकिन मुझे ये मशरूम छिपाना पड़ेगा। तुरंत ही जनरल भाई आते, कहते क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या हुआ बताओ ना मुझे। कहती कुछ नहीं फादर, बस ऐसे ही। उसके चेहरे का रंग पूरा उड़ चुका होता है क्योंकि हद से ज्यादा ब्लड वो दे चुकी थी। कहती फादर कुछ नहीं, मैं बस बीमार सा फील कर रही हूँ। कहते तो आराम करो ना, देखो बाहर के लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, अगर तुम्हारी भी खराब हो गई तो। तुरंत ही वो अपने फादर को वो मशरूम देती है तो उसके फादर बोलते हैं कि कहाँ से लाती हो, मुझे बता दो तो मैं एक बार में ही ले आऊं। कहती है नहीं फादर ऐसी बात नहीं है, मैं बीच बीच में जाकर ले आऊंगी, आपको जानने की जरूरत नहीं है और सबको हील कर दूंगी। कहते हैं मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन अगर एक बार बता देती ना तो अच्छा होता। वो तुरंत ही बेहोश होकर गिर जाती है। कहती फादर फादर क्या हुआ आपको। कहते अब तुम मुझे बताओगे कि आखिर चल क्या रहा है और तुम ऐसे बेहोश कैसे हो गई। वो उसे जो है दवा पिलाते हैं। कहती है कि वो मेरे ब्लड से बन रहा है। आप जनरल भाई के सच में होश उड़ जाते हैं। कहते हैं तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मैं अपनी डॉटर के ब्लड से कभी भी ये मशरूम नहीं बना सकता और ना ही लोगों को बचा सकता हूँ। तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी और इस नेशन को बचाने की जिम्मेदारी मुझ पर है, राजा पर है लेकिन तुम पर नहीं है। तुम क्या अपनी जान दे दोगी। सारी चीजें जो है मंत्री और उसके स्टेप मॉम सुन रहे थे। कहते मुझे यकीन नहीं होता है कि ये सिर्फ ये 5 ईयर ओल्ड गर्ल इतनी पावरफुल है। कहती है कि चिंता मत करो, अगर आप चाहेंगे ना तो मैं इसे दे दूंगी। वैसे भी इसके फादर की डेथ हो चुकी है, हमेशा ही एक श्राप की तरह यहाँ पर थी। मंत्री कहते हैं चिंता मत करो, इसे तो मैं उठा कर लेकर ही जाऊंगा ही। अभी हम देखते हैं कि बॉर्डर पर अर्जेंट बुलाया गया होता है जनरल भाई को। जनरल भाई की तबीयत खराब होती है तो इस पर निशु निंज कहती है कि आप मत जाइए, आपकी तबीयत इतनी भी अच्छी नहीं है। कहते हैं मैं जरूर जाऊंगा और जल्द से जल्द वापस भी आऊंगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। और कुछ दिनों में जनरल भाई वापस भी आ जाते हैं। कहती फादर आप ठीक तो है ना, आपको चोट लग गई। कहते हैं नहीं, तुम्हारे रहते हुए माइनर इंजरी मेरे लिए कुछ भी नहीं। लेकिन अभी भी सेम वैसा ही सब कुछ था। वो स्प्रिट मशरूम के सब लोग गुहार लगा रहे थे कि मुझे दे दो मुझे दे दो। लेकिन अभी उसकी स्टेप मॉम ने सबको भड़का दिया था कि इन लोगों के पास बहुत सारे मशरूम है लेकिन ये लोग दे नहीं रहे हैं। सो निंजा सामने आती है, कहती कोई मेरे फादर को कुछ नहीं कहेगा। उसकी स्टेप मॉम आती है, कहती बहुत सेल्फिश हो ना, स्प्रिट मशरूम अंदर छिपा कर रखे लेकिन दे नहीं रही हो। कहते नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं भी तो अभी क्योर नहीं हुआ ना, फिजिशियन ने मुझे भी कहा है कि मुझे भी उसकी जरूरत है। स्टेप मॉम कहती हैं मेरी बात सुन लो, वो स्प्रिट मशरूम कहीं और से नहीं बल्कि इस छोटी सी बच्ची के ब्लड से बनते हैं। अगर आप लोग को मशरूम चाहिए ना तो इसका ब्लड निकाल लो। वहां पर तुरंत ही वो उसका हाथ दिखा देती है कि कट का निशान देख लो। वो खुद ऐसे हाथ दबाने लगती है और जैसे ही
नीचे एक बूंद ब्लड की गिरती है, मशरूम बन जाता है तो सब छीनने लगते हैं कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। इतनी देर में मंत्री आ जाते हैं, तुम सेलेस्टर स्टार हो लेकिन तुम्हारा ब्लड बहुत ही कीमती है, इसी वजह से अब तुम मेरे साथ चलोगी और नेशन के लिए अपना सेक्रीफाइस करोगी। सब कहते हैं हाँ हाँ, किसी न किसी को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग बचेंगे। सब कहते हैं मार डालो इसको, मार डालो, एक एक बूंद निकाल लो। जनरल भाई कहते तुम सब पागल हो गए हो क्या, एक बच्ची के साथ ये कैसे कर सकते हो, सिर्फ ये मशरूम पाने के लिए एक बच्ची को मार डालोगे। इस पर इसकी स्टेप मॉम कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, आखिर पूरे सिटी के लोग बचेंगे। सोनी जो थोड़ा डर रही होती है, जनरल भाई चिल्ला रहे होते हैं कि 5 साल की बच्ची है, कम से कम तुम लोग ऐसा तो मत करो। अब इस पर तुरंत ही मंत्री कहते हैं जाकर इसे पकड़ लो, लेकिन जनरल भाई सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि तुम लोगों को सबसे पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। स्टेप मॉम कहती है हाँ सही कहा, इससे ही निपट लो, लेकिन मंत्री अपनी पावर का यूज करते हैं और वो पावर सोनिंज पर छोड़ देते हैं। कहती मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहते हुआ क्या है मुझे बताओगी। कहते मुझे समझ में नहीं आ रहा है फादर। वहां पर जानबूझकर मंत्री लोगों के सामने बता रहे थे कि ये एक काला साया है जो पूरी सिटी के लिए ना खतरा पैदा करेगी, और यहाँ पर जो बीमारी फैली है इसी की वजह से फैली है। ये श्राप धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। हेवन की तरफ से ये संदेशा है कि इसे तुरंत ही मार डालो, नहीं तो ये इलनेस फैलती जाएगी। कहती है कि सुनील जैसी नहीं है, समझे। सुनील बिल्कुल भी ऐसी नहीं है फादर, मुझ पर भरोसा करो, ये जानबूझकर लोग कर रहे हैं। यहाँ पर मंत्री अपने हाथ में एक लोहे की कील लेते हैं, कहते हैं कि अभी देखना पता चल जाएगा कि ये श्राप है या नहीं है। जनरल भाई कहते हिम्मत है तो टच करके दिखाओ, मेरी बेटी की तरफ एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो आज मौत के घाट उतार दूंगा। यहाँ पर जनरल भाई टाइगर टैली दिखा देते हैं, कहते आप सब लोग पीछे हटो। मंत्री कहते हैं ये दिखाकर तुम लोगों को भ्रमित करना चाहते हो ना, लेकिन इससे कोई काम नहीं बनेगा। जितने भी सैनिक होते हैं वो सब नीचे बैठ जाते हैं कि मैं सिर्फ जनरल की बात मानूंगा और किसी की बात नहीं मानूंगा। यहाँ पर तभी मिसेज भाई भी आ जाती है कि मंत्री आपको हम लोगों की बात सुननी पड़ेगी, ये छोटी सी बच्ची है। लेकिन जितने भी लोग बीमार होते हैं वो सब कहते हैं अब बताओ हम लोग भी तो मर जाएंगे, उसका क्या। वो लोग अपनी जिद को पीछे ही नहीं छोड़ रहे थे। सब कहते हैं कि आपको इसकी बातों में नहीं आना चाहिए, कुछ ही यहाँ पर सैनिक है, इन सबको यहाँ पर मार डालते हैं और इस बच्चे से ब्लड लेकर हम लोग अपने आप को बचा लेते हैं। यहाँ पर मंत्री फिर से जनरल के ऊपर अटैक करते हैं और उसको पूरी तरीके से बेसुध कर देते हैं, मतलब नेगेटिव एनर्जी छोड़ देते हैं, तरीके से पागल हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या सही क्या गलत। सब उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं कि ये एक डीमन है, एक डीमन है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं और अपनी वाइफ को बचाते रहते हैं और पीछे से सब लोग उसे मारते रहते हैं। कहती है प्लीज मेरे फादर को मत मारो, मेरे फादर ने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया, आप लोग क्यों मेरे फादर के पीछे पड़े हुए हो। अब यहाँ पर निंज को गुस्सा तो बहुत आता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। पीछे से मंत्री कह रहे होते हैं कि और बचाओ अपनी बेटी को और लोगों की हेल्प करो, जिनकी हेल्प कर रहे थे ना आज वही तुम्हें मार रहे हैं। ये हेल्प वोल्प कुछ नहीं होती, सिर्फ लोग अपने फायदे के लिए जीते हैं। मंत्री फिर से अटैक करते हैं और यहाँ पर जनरल भाई की हालत और भी डाउन हो जाती है। तो पीछे से उसकी स्टेप मॉम हंस रही होती है और तुरंत ही जाती है उसकी स्टेप मॉम उसको मारने के लिए, इतनी तेज मारती है कि वहां पर जनरल भाई पुते से चिल्लाते हैं तो बाकी सब लोग नीचे गिर जाते हैं। कहते हैं कि जाओ यहाँ से, इसको लेकर जाओ और इसे इसकी जान बचाओ। जैसे ही जाने लगती है तो मिसेज भाई को नीचे गिरा दिया जाता है और सुनिंज को पकड़ लिया जाता है और वो कील उठाकर तुरंत ही उसकी स्टेप मॉम सुनिंज को मार देती है। कहती है क्या किया तुमने, बताओ ना मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। मिसेज भाई बेहोश हो जाती है और जनरल भाई को और भी तेज गुस्सा आता है। पीछे से सुनिंज जाती है, कहती है फादर आप टेंशन मत लो ना, मेरी वजह से आप इतना कुछ मत करो। कहते हैं वर्ल्ड में किसी के अंदर ताकत नहीं है एक फादर को उसकी बेटी से दूर कर पाए, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। नीचे जितने भी लोग बैठे होते हैं कहते हैं आओ आओ सबके सब आओ। कहती है फादर प्लीज पीछे हट जाओ ना, मैं आपको ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। सब कहते हैं देखो देखो एकदम सही दानव बन चुका है, पूरी तरीके से पागल हो चुका है, ये यहाँ पर सबको मार डालेगा। जनरल ना सो निंजा को एक घेरे में बंद कर देते हैं ताकि उसको कोई चोट ना पहुंचे। मंत्री कहते हैं अब तो तुमने लिमिट क्रॉस कर दी है। जनरल भाई को इन सब चीजों के लिए तुरंत मौत के घाट उतार देना चाहिए क्योंकि इसका एटीट्यूड, ये एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंदर से बहुत तेज से रो रही होती है, कहती है अरे मेरे फादर को छोड़ तो दो ना प्लीज, ऐसा मत करो, उन्होंने इस नेशन के लिए इतना कुछ किया लेकिन आज तुम लोग उन्हीं को मार रहे हो। इस टाइम मामा मंत्री को तेज से हंस रहे होते हैं, कहती फादर फादर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ ना। पर जनरल भाई कहते मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें ज्यादा देर प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं तुम्हें ड्रेस नहीं पहना सकता, मैं तुम्हारे बाल भी नहीं बना सकता और ना ही मैं तुम्हें पॉलिश खिला सकता हूँ।
ना ही मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार कर सकता हूँ और तुम्हारे साथ खेलने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं होगा। लेकिन तुम अपना ख्याल रखना जनरल भाई हर एक चीज़ याद करते हैं। कहते हैं निंज इतने दिनों में तुमने मुझे बहुत सारी खुशियाँ दी है। बड़े हो ना और बहुत अच्छे काम करना, इस तरह के काम बिल्कुल मत करना। जनरल भाई बेहोश हो जाते हैं और वो खूब तेज़ से रो रही होती है कि अचानक से बहुत तेज़ से लाइट चमकती है। वो सो निंज पूरी तरीके से गायब हो जाती है। बादल जो काले थे ना वो धीरे-धीरे साफ होने लगते हैं, सूनी आसमान में पहुँच जाती है। वहाँ पर अब सबको पता चलता है कि असल में वो एक श्रापित लड़की नहीं बल्कि वो एक गॉड है। नीचे बैठा देती है, कहती है कि हेवन को तुमने चुनौती देने की कोशिश की है। याद रखो कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ऊपर से ओल्ड मास्टर आते हैं, कहते हैं एक लकी स्टार है और तुमने इसे पनिश करने की कोशिश की। तुमने एक तरह का पाप किया है, इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। उसकी स्टेप मॉम ना सोनिया जी के ऊपर अटैक करने चलती है तो पलट कर उन्हीं के ऊपर अटैक हो जाता है, पूरा मुंह जल जाता है। कहती है आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। बार बार उनके ऊपर थंडर स्ट्राइक का असर होता है और नीचे पूरा मुंह जल चुका होता है। मंत्री कहते हैं अब तुम मुझसे बचो। अपनी पावर का यूज करते हैं लेकिन वो भी नीचे गिर जाते हैं। सोनिया जी सबको सही कर देती है और अपने फादर को भी सही कर देती है, ऊपर से नीचे अपना खुद भी गिर जाती है। यहाँ पर अब मंत्री क्या करते हैं ना, कहते हैं ये दोनों तो बेहोश है, इसका फायदा हम लोग उठा लेते हैं। इसको लकी स्टार कभी भी नहीं बनने देंगे। जब हम तुरंत ही अपनी एक्टिंग दिखाने लगती है कि सो मच मंत्री कि आपने हम लोगों को बचा लिया। अब जितने भी लोग बेहोश थे ना उन लोगों को क्या लग रहा था कि मंत्री ने उन लोगों की जान बचाई है। कहते हैं ये प्लेग इस जो है जनरल बई की वजह से फैला है। मैंने अपनी जान देकर तुम सबकी जान बचाई है। आखिर कॉमन पीपल को बचाना मेरा फर्ज है। सबके सब कह रहे होते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भी किया ना उसका एहसान हम लोग जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे। ओल्ड मास्टर कहते हैं कि कितना दुष्ट आदमी है, सारा का सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया। स्टेप मॉम कहती हैं कि इन लोगों को तो अच्छा सबक सिखाएंगे। जैसे ही वहां पर सुनिंज को फिर से मारने चलते तो उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। ओल्ड मास्टर कहते हैं कि लगता मानोगे नहीं और इसी वजह से तुम्हें ये तकलीफ हो रही है। बाकी के लोग कहते हैं क्या हुआ मास्टर, आप इस सुनिंज को मार क्यों नहीं पा रहे हैं। तब यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम कहती है कुछ नहीं, जरा सा लोगों की हेल्प की है ना तो थोड़ा सा भी पावर कम हो गई है। कहते मारो मारो इसको मार डालो। ओल्ड मास्टर कहते सबके सब पागल हो गए हो क्या, लकी स्टार ने तुम लोगों को बचाया है, प्लेग दूर किया है और तुम लोग फुलिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हो। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, आखिर तुम लोग अब खुद सफर करो। यहाँ पर स्टेप मॉम कहती हैं कि इसको लेकर चलो और जितनी जल्दी हो सके ना इसे रास्ते से हटा देंगे। सुनी जो जनरल भाई को उठाकर लेकर आया जाता है। कहते हैं लकी स्टार है ना, मैं भी तो देखूं कि अपने फादर को ये कैसे बचाएगी। दोनों खुद तेज बदतमीजों की तरह हंस रहे होते हैं। मीन्स मुर्दों की घाटी में फेंक दिया जाता है, सिर्फ जहाँ पर कंकाल वगैरह होते हैं। थोड़ी देर बाद सुनिन जी को होश आता है। कहती है ये कहाँ पर आ गई। कहती फादर उठो ना प्लीज, आप कितनी देर से सो रहे हो, अब तो उठ जाओ। सिर्फ वो देखती है कि वहां पर कुछ न कुछ तो है। जाती है, कहती हाँ ये सही है, मुझे इसी रास्ते से अपने फादर को लेकर जाना पड़ेगा माउंटेन पर। चैंगिंग माउंटेन के बारे में उसके फादर ने पढ़ाया था कि वहां पर जाने के बाद कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। कहती है कि वहां पर तो इमोर्टल आते हैं, फादर को भी वहां पर लेकर जाऊंगी। किसी तरह खींचते खींचते वो अपने फादर को माउंटेन की तरफ लेकर जाती है। कहती है कि प्लीज कोई तो बचा लो ना मेरे फादर को। गॉड माउंटेन गॉड कहाँ पर हो, इमोर्टल मेरे फादर को बचा लो। वो बहुत मेहनत करती है। कहती फादर मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर कोई आ ही नहीं रहा है। डोंट वरी, मैं आपको पक्का ठीक करके रहूंगी, इतनी आसानी से आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगी। वो फिर से पूरी मेहनत करती है, एक एक स्टेप आगे चढ़ती जो है, ग्रीट करती, फिर आगे बढ़ती, ग्रीट करती। इसी तरह वो ऊपर पहुंच जाती है। ओल्ड मास्टर कहते हैं मैंने तो सिर्फ स्टोरीज में सुना था कि छोटी बच्चियां इतनी मेहनत करती हैं, तो मैं तो कहा था कि हाँ ह्यूमैनिटी सीख कर आओ, लेकिन सच में तुमने तो कुछ ज्यादा ही सीख लिया है। बच्ची मेरी चिंता मत करो, तुम्हारे फादर ठीक हो जाएंगे। जब वो हेवन में थी ना तो बहुत ही शैतानी किया करती थी, हमेशा ओल्ड मास्टर को परेशान किया करती थी कि मैं तो कभी भी मॉर्टल वर्ल्ड नहीं जाऊंगी, हमेशा ऐसे ही खेलूंगी और हमेशा खुश रहूंगी, मेरा पेट कभी भी खाली नहीं रहेगा। ओल्ड मास्टर कहते हैं ठीक है खा लो खा लो। अभी उसकी आंख खुलती है, फादर कहाँ पर गए, मुझे मेरे फादर चाहिए। वो रोने लगती है पर जनरल भाई सामने खड़े होते हैं। कहते हैं मैं यहीं पर हूँ, कहीं पर नहीं गया। गले लग जाती है। कहती मैं कितना डर गई थी पता है, मुझे लगा था मैं आपको खो दूंगी। फिर फादर कहते हैं सिली चाइल्ड, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बीमार हूँ लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। कहती फादर जब तक आप ठीक नहीं हो जाते ना आप यहीं पर रहो, इमोर्टल आपको पक्का ठीक कर देंगे। ऐसा तो मिरेकल हुआ है कि मैं यहाँ पर आ गया। कहती हाँ पता है, आपने ही तो क्विंकिन माउंटेन के बारे में बताया था और सुनिंज आपके लिए मेडिसिन जरूर लाएगी। अभी उसके पावर के जरिए वहाँ पर स्टोन आ जाते हैं जिससे वो मेडिसिन खरीद सकती थी। उसके फादर कहते हैं ये भला कहाँ से है, अभी तक तो नहीं थे, ये बहुत ही महंगे। कहती है बस फादर
इसी से तो मैं आपकी मेडिसिन खरीद कर लाऊंगी। सुनिल जी को अच्छा मौका मिल गया है। जनरल भाई सोचते हैं कि कोई छोटी सी बच्ची भला इतना बड़ा कैसे सोच सकती है ना, उस मंत्री से दूर रहना। कहती है ठीक है फादर, मैं हमेशा ही उससे दूर रहूंगी। अपने कपड़े पहन लेती है, कहती है फादर आप बस आराम करो, मैं जल्द ही से जल्द वापस आऊंगी। जितना भी स्टोन वगैरह होता है ना लेकर आगे की तरफ बढ़ रही होती है। मार्केट में कहती है कि आप लोग स्टोन ले जाओ, ये टॉप क्वालिटी स्टोन है। छोटी सी बच्ची स्टोन बेच रही थी और भला कौन उसकी बातों पर यकीन करेगा। सब कह रहे थे कि ये फेक है फेक है, कहती है फेक नहीं है, रियल है सच में। इतने भी लोग होते हैं कहते हैं इसकी बातों में मत आओ, ये झूठी है। छोटी बच्ची इतने महंगे स्टोन कहाँ पर बेच पाएगी। अभी वो नोटिस करती है कि जनरल भाई मिसेज भाई को सब लोग मार रहे होते हैं क्योंकि उन्हें रिबेलियन घोषित कर दिया गया होता है। और स्टेप मॉम और मंत्री उसी कैरिज में बैठकर जा रहे होते हैं जहाँ पर मिसेज भाई इशारा करती हैं कि प्लीज यहाँ पर मत शोर करो वरना लोगों को पता चल जाएगा कि तुम जिंदा हो। कहती है मदर मैं आपको बचा कर रहूंगी, प्लीज मदर मुझे छोड़कर मत जाओ। मंत्री देख लेते हैं कि पीछे से कोई बच्ची आ रही है, लेकिन तुरंत ही जनरल भाई आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। कहते थोड़ा सा इंतजार करो, हम दोनों ही तुम्हारी माँ को बचाएंगे। लेकिन मदर बहुत तकलीफ में है। कहते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन जिन लोगों ने तकलीफ दी है आखिर उन लोगों को सजा तो देना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पर पहले की झलकियां नजर आ जाती थी हमेशा ही सुनिल जी को, तो वो नोटिस करती है मैजेस्टी को मार कर ये मंत्री राजा बनना चाहते हैं। इसी वजह से पूरी की पूरी सिटी में एक तरह का कोहराम मचेगा, लोग मारे जाएंगे। जो भी मंत्री को राजा नहीं अपनाएगा छोटे छोटे बच्चियों को भी मार दिया जाएगा। यहाँ तक कि मिसेज बई की भी उसी टाइम डेथ होगी। कहती फादर मदर मारी जाएंगी, जल्द से जल्द हमें उस मंत्री का खुलासा करना पड़ेगा वरना चारों तरफ खून की नदियां बहेंगी। कहते ठीक है जल्द राजा से मिलना पड़ेगा ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। तुम बस यहीं पर रुको और किसी से इसका जिक्र मत करना कि मैं तुम्हारा फादर या मिसेज भाई तुम्हारी मदर है। यहाँ पर जनरल भाई धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कहती है फादर बस आप सेफ रहना। तभी हम देखते हैं कि पीछे राजा जाते हैं। कहते हैं छोटी बच्ची क्या बेच रही हो। कहती है अरे वाह इम्परर आ गए। कहती 10 कॉइन्स के हैं ये, आप ये ले लो। लेकिन देखती है कि निगेटिव हो रहा चारों तरफ से सर पर घूम रहा है। कहती है कि हाथ पकड़ने दोगे। हाथ पकड़ते ही जान जाती है कि इन्हें खुद मंत्री अपने हाथों से चाकू से मारेंगे, एक ही बार में उनका काम खत्म हो जाएगा। कहती है कि आपको ना बचकर रहना पड़ेगा, आपके पास बस 2 घंटे है, 2 घंटे बाद आपका अंतिम समय आ जाएगा। मंत्री आ जाते हैं। कहते हैं छोटी बच्ची के बातों में मत आइए, ये डिमोनिक एनर्जी वाली बच्ची है। जनरल बई भी डीमन थे, उनकी बच्ची भी डीमन है। कहते हैं छोटी सी बच्ची डीमन। कहते हैं हाँ यही प्लेग लेकर आई थी, सबको पता है कि इसी की वजह से पूरी कंट्री में प्लेग फैला था। स्टेप मॉम कहती है हाँ सही बात है। फिर सुनील बोलती है कि मैजेस्टी इन लोगों की बातों में मत आइए, आपका टाइम बीत रहा है। 2 घंटे के अंदर यहाँ पर सिर्फ खून ही खून चारों तरफ नजर आएगा। मन में मंत्री सोचते हैं कि इसे मैंने मौत की घाटी में भेजा था, वहां से जिंदा बचकर आ गई। सिस्टम मोहम्मद की तरफ जाती है उसका गला दबाने के लिए और गला पकड़ लेती है। कहती है इसको यहीं पर मार डालना पड़ेगा, आपका टाइम बीत रहा है, मुझे जाने दो प्लीज मुझे जाने दो। अचानक से झटका लगता है, वो पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। पता चलता है जनरल भाई आ गए हैं। कहते हैं मैजेस्टी ने इस देश की सेवा की है, हमेशा ही युद्ध लड़ा है और यहाँ के लोगों की जान बचाने की कोशिश की है, और ये जो मंत्री है ना आपको मारकर यहाँ पर अधिकार जमाना चाहते हैं। कहती मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जितने भी ये सैनिक है ना ये सब भी इस मंत्री के साथ मिले हुए हैं। तब राजा कहते हैं कि तुम कैसे पागलों वाली बात कर रही हो, ये मेरे सबसे ट्रस्टेड पर्सन है, एक भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। मंत्री कहते हैं कि सही बात है, एक भी आपको धोखा नहीं दे सकता है। जनरल भाई जानबूझकर आपको सिर्फ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वहां पर और भी सैनिक आ जाते हैं। जनरल भाई के सैनिक की मैं राजा को कुछ भी नहीं होने दूंगा, राजा की जान बचाना मेरा फर्ज है। मंत्री को लग रहा था ना कि उनका प्लान फेल हो जाएगा। कहते हैं अब तुम आर्मी के अगेंस्ट जा रहे हो। यहाँ पर जानबूझकर मंत्री राजा के सामने खड़े हो जाते हैं कि ये आपको मारना चाहते थे, इसी वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अब तो मैजेस्टी को शक हो जाता है कि जनरल भाई सच में बहुत खतरनाक है, इन मंत्रियों द्वारा मुझ पर आक्रमण करना चाहते थे। और जनरल भाई और सुनील जी को पकड़ लिया जाता है। कहते हैं मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इनकी बातों में मत आइए। मैजेस्टी कहते हैं मैं तुम्हारी बातों में क्यों आऊँ, मुझे बताओ ना, तुमने तो एक्सट्रीम हरकत कर दी, आज मुझे मारने की कोशिश की है। मंत्री कहते हैं कि मुझे लगता है कि जनरल भाई को मुझे अपने हाथों से मारना पड़ेगा। पैर मारते हैं, उसे नीचे गिरा देते हैं। कहते हैं कि अभी तक तो सिर्फ पैर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अब तुम्हारी बॉडी ही काम नहीं करेगी। एक आदमी आता है और उससे कहा जाता है कि इसको मार डालो, और वो बहुत बुरी तरीके से
जनरल वही को मारने लगता है। कहती है, अरे तुम लोग सच में, मैंने अपने फादर को एक बार बचाया, तुम लोग दोबारा क्यों मार रहे हो? सैनिक सोचता भी है जनरल वही को बचाने के लिए, तो मंत्री कहते हैं कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तुम्हारे पूरे इंटायर क्लैन को मार दिया जाएगा। यहाँ पर जनरल वही कहते हैं, तुम लोग मेरे बारे में चिंता मत करो, राजा को बचाना तुम लोगों का फर्ज है। जैसे उन्हें धोखा मिले तुरंत बचाना। ऊपर से ओल्ड मास्टर कहते हैं, ये क्या हो गया? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना सुनिंज अपना ट्रायल भी पूरा नहीं कर पाएगी और वहां पर मारी जाएगी। मास्टर कहते हैं कि सुनिंज करो ना, कुछ करो ना। मंत्री क्या करते हैं ना, जनरल बई को अपने हाथों से मारने लगते हैं। इस पर मैजेस्टी कहते हैं, सब कुछ काला क्यों हो गया? कहते हैं, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ ना। अब मंत्री अपने असल रूप में आ जाते हैं। कहते हैं, मैजेस्टी आपको मरना पड़ेगा। कहते हैं, क्या मतलब? जनरल बई सच बोल रहे थे, तुमने यहाँ पर सबको अपने कब्जे में कर लिया है। वहां पर अब जो मंत्री थे ना, उन्होंने एक ऐसा जादू चलाया था कि हर कोई बस उन्हीं की बात मानेगा। कहते हैं, आप जैसा स्टूपिड राजा मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, जो अपने चाहतों को मारने की कोशिश करता है। कहते हैं कि ये तुमने क्या किया? मैंने तुम पर भरोसा किया। कहते हैं, हाँ भरोसा तो करना ही था, स्टूपिड जो राजा को नीचे धक्का दे देता है। स्टेप मॉम कहती है, देखो तो जरा इसकी क्या ही औकात रह गई है। सबसे कहा जाता है कि जाओ और इस जगह पर हर एक लोगों को मार डालो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मंत्री कहते हैं कि जनरल भाई, तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है, इतना तुमको मारने का प्रयास किया लेकिन अभी जिंदा ही बैठे हो। उस दिन बच गए थे। अब तो मैं तुम्हें सच सच बता दूं कि जो लोगों के बीच पॉइजन फैला था उसे मैंने दिया था। क्योंकि जितना भी प्लेग की बीमारी फैली थी वो सब मेरी वजह से फैली थी। जितने भी लोग अब जिंदा बचे होते हैं वो जनरल भाई से माफी मांग रहे होते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने आपके ऊपर शक किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैजेस्टी भी जनरल वही के पास जाते हैं। कहते हैं कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, शायद ये मेरा अंतिम टाइम है, लेकिन मैंने र्यूमर्स पर यकीन किया, छोटी सी बच्ची पर यकीन नहीं किया। जनरल वही कहते हैं कि अभी आपके हाथों में हिम्मत है और आप यहाँ के राजा हैं, स्टूपिड पर्सन नहीं है। बाकी सब कह रहे होते हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो गॉड। मंत्री कहते हैं, कोई गॉड नहीं होते, मैं ही ट्रू गॉड हूँ, इस वर्ल्ड का गॉड। ऊपर से ओल्ड मास्टर कहते हैं, ये क्या हो? सो निंजा को अपनी पावर जगानी ही पड़ेगी। तो निंजा कहती है, आखिर मैं करूँ क्या, मेरी तो पावर भी नहीं जग रही। यहाँ पर ऊपर से ओल्ड मैन कहते हैं, हाँ तो अपनी स्किल तोड़ सकती हो, और कोशिश करो और कोशिश करो। कहती है, मुझे स्ट्रेंज फीलिंग क्यों आ रही है? अब वहाँ पर मिसेस भाई को भी लेकर आया जाता है। कहती है, मदर आप यहाँ पर, तो अपनी वाइफ को देखने का बहुत शौक है, चलो मैं भी तुम्हारी वाइफ को देखना चाहता हूँ। इनके कपड़े फाड़ डालो और अब इसे बिना कपड़ों के देखा जाए। लोगों ने मेरी तरफ एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं अपना गला काट लूंगी। वहां पर अपना गला काट लेती है और तुरंत ही उसकी डेथ हो जाती है। कहती है कि कोई भी मेरी मदर को नहीं मार सकता। मंत्री कहते हैं, लकी स्टार होगी सिर्फ कुछ लोगों के लिए, मेरे लिए तुम कोई भी लकी स्टार नहीं हो। मंत्री अब सुनिंज को ही ऊपर उठा देते हैं। कहते हैं कि जाओ मरो जाकर। उठाकर नीचे फेंक देते हैं। उसके मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है। कहती है कि लगता है सब कुछ गड़बड़ हो गया। स्टेप मॉम कहती है कि सुनिंज की डेथ हो चुकी है। अब जनरल भाई का दिल टूट जाता है कि ये तुमने क्या कर दिया। बाकी सब लोग भी रो रहे होते हैं कि लकी स्टार को हम लोगों ने मरने दिया और जो अनलकी था उसे हम लोगों ने अपने सर पर बिठा कर रखा। मैजेस्टी कहते हैं, मैं क्या करूँ, सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे भी मार डालो। अब सुन निंजा की सील टूट चुकी थी। ऊपर से ओल्ड मैन कहते हैं कि तुमने कमाल कर दिया, अब उठ जाओ। जोरदार रोशनी चमकती है, वो खड़ी हो जाती है लोगों के सामने। नीचे से मंत्री कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो, और वो बुद्धा के सामने खड़ी होती है। कहती है, मैंने अपनी डिवाइन पावर गवा दी थी, इसी वजह से मैं मॉर्टल बन गई थी। सबके सब लोग ठीक हो जाते हैं, जो लोग मरे हुए भी होते हैं ना वो भी जिंदा हो जाते हैं, सबकी बीमारी भी दूर हो जाती है। नीचे सब ग्रीट करने लगते हैं। तुरंत ही जो मंत्री होते हैं और स्टेप मॉम भागने की कोशिश करते हैं तो उन दोनों को वहां पर बैठा दिया जाता है। जो है सू निंजा स्टेप मॉम को मारती है। कहती है, तुमने बहुत सारे विल काम किए हैं, लोगों को मारने की कोशिश की है, हेवन के खिलाफ गए हो, इसी वजह से तुम्हें ये सजा दी जाती है। तुरंत ही वहां पर मंत्री पर भी अटैक किया जाता है, लेकिन मंत्री वहां से भाग जाते हैं। डिवाइन गॉडेस को ग्रीट करते हुए वो बेहोश होने लगती है। राजा कहते हैं, इस बच्ची ने यहाँ के लिए बहुत कुछ किया। ओल्ड मैन कहते हैं, किया जरूर है, लेकिन तुम लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया। याद रखो कि जब भी कोई बहुत ज्यादा जिद करे या कहे कि ऐसा है तो एक बार के लिए तो कम से कम यकीन करना ही पड़ेगा। सुनिंजा को होश आया ही नहीं होता। कई दिन बीत जाते हैं। कहते हैं कि अब बच्ची को होश में आ भी जाना चाहिए, अब हम लोगों से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। वहां पर बहुत सारे जिसेंग पत्थर और जो है सुनिंजा जी के लिए गिफ्ट भी आए हुए होते हैं। कहते हैं, चलो अब उठ भी जाओ। उसे लेकर जाते हैं और बाथटब में रख देते हैं कि शायद ठंडे पानी से इसको होश आ जाए। जिसेंग जड़ी बूटियां वगैरह सब उसमें डाल दी जाती है।
कि शायद इसका फायदा हो, तब जाकर सुनिज को होश आ जाएगा, क्योंकि वो एक गॉडेस के रूप में आई थी तो उसकी बॉडी की सारी पावर जा चुकी है। राजा कहते हैं रीपे करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा ना मैं करूंगा। फिजिशियन चेक करते हैं, कहते हैं हाँ हाँ, इसके हाथों में थोड़ा बहुत तो ताकत आई है, क्योंकि नब्ज चल रही है, हमें बस थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। राजा कहते होश कब आएगा, कहते वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। पीछे से ओल्ड मास्टर कहते हैं चलो अब होश में आप भी जाओ। वो अपनी पावर देते हैं। जनरल भाई कहते हैं जाकर आप आराम कर लीजिए, कई दिनों से आप बैठे हैं। निंजा की आंखें खुल जाती है, कहती है फादर आप इतने हैंडसम लग रहे हैं, अब उठ भी जाइए ना। जनरल भाई को यकीन नहीं होता है कि सुन निंजा को होश आ गया। कहते हैं कि मेरी बच्ची तुम्हें होश आ गया ना, मैं कितना खुश हूँ। इधर जैसे मैजेस्टी को पता चलता है कि सुन निंजा को होश आ गया, अपना काम छोड़कर सबसे पहले सुन निंजा को मिलने के लिए बुलवाते हैं। कहती है ग्रीट भी करना होता है क्या, मुझे तो पता ही नहीं है। आपको ग्रीट करती है और गिर जाती है। मैजेस्टी हंसने लगते हैं, कहते हैं अरे तुम्हें ग्रीट करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे पास ऐसे ही आ जाया करो। कहते हैं मुझे मैजेस्टी मत बोलो, मुझे ब्रदर बोलो। कहती ठीक है ब्रदर। पीछे से मंत्री को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होते हैं और उन लोगों की खुशियां उससे बर्दाश्त नहीं हो रही होती हैं कि सुन निंजा पूरी प्रिंसेस वाली जिंदगी जी रही थी, बढ़िया चश्मा लगाकर लोगों को अपने पास बुलाती है और सबको ना फॉर्चून टेलर के रूप में काम कर रही थी। कहती है तुम्हें बच्चा होगा, सबको बताती है कि तुम्हें लड़का होगा लड़की होगी, आगे की जिंदगी कैसी होगी। प्रिंस को देखते हैं जो बिल्कुल भी सुनिंज को पसंद नहीं करते थे कि जब से ये आई है ना मैं यहाँ पर अच्छे से रह भी नहीं पा रहा हूँ। दूसरी कंट्री के लोग आते हैं जो राजा को चैलेंज करते हैं कि यहाँ पर तुम लोगों के अंदर कोई भी इतना ताकतवर नहीं है जो हमारे स्मॉल गिफ्ट को ले सके या पसंद कर सके। पता चलता है कि स्मॉल गिफ्ट के रूप में उसके अंदर कुछ ऐसी चीज आती है जिसे देखकर सब डर जाते हैं। कहते हैं ये क्या है, मरा हुआ कौवा लेकर आते हैं। तुरंत सुनी जुटी है, कहती है कि चिंता मत करो मेरे कौवे, तुम जल्दी ही होश में आ जाओगे। अपनी पावर देती है और वो कौवा तुरंत ही उड़ने लगता है। सब कहते हैं वाह ये तो सच में पावरफुल है। कहते हैं ये कैसे हुआ। पीने के लिए ड्रिंक रखी होती है और उसमें छोटे प्रिंस ने ना मेडिसिन मिला दी होती है कि इसका पेट खराब होगा, लोगों के सामने इसकी बेइज्जती होगी। पीते ही उसको पता चल जाता है और वो उन लोगों पर थूक देती है जिसकी वजह से वो लोग जलने लगते हैं। कहती बदतमीज कहीं के लिए, वहां पर प्रिंस भी जलने लगते हैं। कहते मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे माफ कर दो। कहती माफ कैसे कर दो, तुमने जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश की है ना। प्रिंस को सही करती है, कहती जलोगे नहीं लेकिन आगे से ऐसी हरकत मत करना। उधर वो आदमी अभी भी जल रहा होता है। कहती चलो तुम भी ठीक हो जाओ, तुम भी नहीं जलोगे। चिराग होता है जो जलने लगता है। कहता है कि वो मंत्री ने उन लोगों को दिया था कि अगर वो चिराग वहां पर जलाओगे तो सुन तुरंत ही बेहोश हो जाएगी। चिराग जलते ही सू निंज कैट में बदल जाती। सब कहते ये क्या हुआ, ये तो सच में एक चुड़ैल है। राजा कहते वो एक लकी स्टार है, चुड़ैल नहीं है। चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी घूमने लगती थी। कैट फिर से सोनिंज में बदल जाती है। कहती है मैं तो बस थोड़ी देर के लिए घूमने गई थी, वापस आ गई। वहां पर अपनी चुटकी बजाती है और कहती है कि चलो सामने आ जाओ, तुमने मुझे कैट बनाने की कोशिश की थी ना, अब मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए माउस बना दूंगी। और चूहा बन जाते ही कहती है कि हाँ आप जगह जगह घूमो और एविल प्रवृत्ति फैलाओ, कभी भी ह्यूमन का रूप नहीं ले पाओगे। राजा कहते हैं तुम सच में बहुत अच्छी हो और इसकी सजा यही है। छोटे प्रिंस अब हर रोज ना सुनिंजा को दूर से देखा करते थे। कहते हैं कितनी क्यूट लगती है, लेकिन मैं इसके पास भी तो नहीं जा सकता। सुनिंजा कहती दूर से देख रहे हो और एक अखरोट उठाकर मार देती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जो है जनरल भाई आ जाते हैं। कहते देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही होती है। कहते ये क्या, लगता है बादल कुछ कहना चाहते हैं। कहते फादर मेरे जाने का टाइम आ गया है। कहते मुझे बताओ ना क्या बात है, सच में तुम जाना चाहती हो क्या। कहती हाँ जाना पड़ेगा, मास्टर मुझे लेने के लिए आ गए हैं। आपको ले छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी। तभी मिसेज भाई आ जाती। कहती क्या हुआ, कहाँ जा रही हो। कहती है मदर और फादर आपने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है जिसकी भरपाई मैं कभी भी नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अपनी असली जगह पर जाना ही पड़ेगा। मैं आप लोग का इंतजार करूंगी। वहां पर वो अलविदा कहकर चली जाती है। ओल्ड मास्टर और वो दोनों हेवन में बैठे होते हैं। बेर आकर ओल्ड मास्टर के ऊपर गिरती है। कहते हैं आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर बेर आकर गिरे, ये बेर कहाँ से आई। कहती है मुझे क्या पता कहाँ से आई। पता चलता है कि मॉर्टल वर्ल्ड में जो है जनरल भाई की डेथ हो चुकी है और वो भी हेवन आ चुके हैं। कहती फादर फाइनली आप आ गए। कहते भला मैं अपनी बेटी से दूर कैसे रह सकता था। वहां पर उन दोनों का मिलन हो जाता है और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग के ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।